हाय फ्रेंड्स, मैं पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द स्मार्ट क्लासेस बाय कुमार रोशन में। आज हम लेके आए हैं आपके सामने वही पार्ट 1 पार्ट 2 का अगला पार्ट 3, यानी हम जो पढ़ रहे थे क्लास 10th का लोकतांत्रिक राजनीति के भीतर 30 वीवीआई क्वेश्चन, 30 वीवीआई क्वेश्चन ना कहें, अब ये कहें पूरा सिविक्स। उसमें हमने दो पार्ट पढ़ लिए, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने 1 to 10 क्वेश्चन देखा था, पार्ट 2 में हमने क्या देखा था, 11 to 20 क्वेश्चन देखा था, और अब पार्ट 3 की बात आ रही है, यानी कि अब अंत होने वाला है सिविक्स का। यानी जितनी भी जानकारियां देनी थी मैंने सारी कूट के इनमें दे दी है। आप 30 प्रश्न ना कहें, इस 30 प्रश्नों को समझा के मैंने ऐसा लगता है कि 60 प्रश्न समझा दिए। यानी हर एक बात पॉलिटिकल साइंस की समझा दी, जहां से क्वेश्चन बनने थे क्वेश्चन समझाया, उसके जबरदस्त आंसर समझाए, सारा कंसेप्ट समझाया। और मैंने सभी चैप्टर्स के वीडियो भी बना दिए हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं। और ये पार्ट 3 है, यहां पे हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक। और इस पार्ट को खत्म करने के बाद आपको सिविक्स हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कभी आप भूल नहीं पाओगे, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। तो दो पार्ट अगर आपने नहीं देखा हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो दोनों पार्ट दिए हुए हैं, आप जाके देख लीजिए। तो ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम अपने कंसेप्ट की ओर चलते हैं और कंसेप्ट को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, यानी क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आज हमें कौन सा क्वेश्चन देखना है। तो क्वेश्चन में पहला है, संघवाद से आप क्या समझते हैं। देखिए, वो दोनों पार्ट जो मैंने बताया था, पार्ट 1 लोकतंत्र पे पूरा बेस्ड था, माने उसमें 10 क्वेश्चन थे, वो लोकतंत्र पे पूरे बेस्ड थे। ये पार्ट 2 जो मैं बता रहा हूं, ये पार्ट 2 जो बता रहा हूं, इस पार्ट 2 जो मैंने बताया है वो पूरा का पूरा जो है वो सत्ता की साझेदारी पर डिपेंड था, राजनीतिक पार्टी पर डिपेंड था। और अब जो बच गए हैं क्वेश्चन, यानी आंदोलन वाले जो क्वेश्चन और सब बच गए हैं, उन पे मैंने 10 क्वेश्चन और ले लिए हैं और ये तीसरा वीडियो उस पर बन रहा है। उसके बाद ये जो टॉपिक है हमारा वीवीआई क्वेश्चंस के, 30 वीवीआई क्वेश्चंस के, यानी सिविक्स के क्वेश्चन के, वो खत्म हो जाएंगे और सिविक्स आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम के लिए। तो आइए चलिए देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस 10 क्वेश्चन हमें क्या क्या समझना है। पहला है संघवाद। देखिए, संघवाद क्या है? सत्ता की साझेदारी का ही एक भाग है। सत्ता की साझेदारी दो मुख्य रूप से होती है, एक होती है क्षैतिज और एक होती है ऊर्ध्वाधर, जिसमें संघवाद की भावना को देखा जाता है। संघवाद का मतलब क्या होता है? नाम ही है संघवाद, यहां ध्यान दीजिएगा, संघवाद। संघवाद का संघ का मतलब होता है जब कोई एक व्यक्ति नहीं, जब कोई दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी काम को करते हैं। जब दो की बात आती है, दो मतलब संघ या संघ, आप समझे, संघ का मतलब दो या दो से अधिक। तो होता क्या है हमारे देश में, क्या होता है, सरकार जो होती है वो केंद्र सरकार, पहले केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, उसका स्थानीय स्वशासन, जिसमें पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर निगम और नगर परिषद आते हैं। ठीक है, तो पहले केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, फिर स्थानीय स्वशासन, यानी 3 भाग में हमारे देश में जो राजनीतिक प्रणाली है, यानी कि जो कहने का मतलब है सरकारें हैं, वो बटी हुई है कार्य के आधार पर विकास को करने के लिए। ठीक है, तो पहला केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार और तीसरा स्थानीय स्वशासन। लेकिन हम यहाँ मेन बात करेंगे किसके, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में। लेकिन सत्ता जो होती है वो सभी के बीच में बराबर बांट दी जाती है कि चलो केंद्र सरकार आप इस काम को देखोगे, राज्य सरकार आप इस काम को देखोगे और स्थानीय स्वशासन आप इस काम को देखोगे। और इनके बीच में क्या होता है, बांट दी जाती है। और ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, देश के विकास में काम करते हैं। तो तीनों मिलकर तो क्या बन गया, संघ बन गया। क्या बन गया, संघ बन गया। और तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं, देश का विकास कर रहे हैं। तो यही कहलाती है संघवाद। यानी संघवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें सभी स्तर के सरकारों को अपनी कार्य क्षमता के अनुसार या अपने क्षेत्र के अनुसार उनको काम दे दिया जाता है। और कोई भी किसी में हस्तक्षेप नहीं करता है, सबको अपने अपने काम पता है, कोई किसी में दखल अंदाजी नहीं करेगा, सब अपने काम अपनी स्वेच्छा से करते हैं। और उनको संविधान की तरफ से अधिकार दिया गया, ऐसे नहीं, संवैधानिक अधिकार दिया गया कि केंद्र राज्य सरकार आप देश के बारे में केवल बात करोगे, देश संबंधित यानी जो राष्ट्र संबंधित मेन बातें होगी उस पर केवल आपका अधिकार होगा। राज्य सरकार को कहते हैं कि राज्य से संबंधित, राज्य के विकास का जो काम होगा वो राज्य सरकार का होगा, और जो ग्राम पंचायत, नगर निगम, उनके विकास का जो छोटे छोटे काम होंगे वो आपको देखना है। ये संविधान के तौर पे इन पे क्या होता है, इनके अधिकारों को बांट दिया जाता है। और एक स्तर की सरकार दूसरे स्तर की सरकार के मतलब अधिकार में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। तो ये सब मिलके काम करते हैं, सब देश का विकास करते हैं, इसे कहा जाता है संघवाद। आई होप आपको समझ में आ गई होगी संघवाद किसे कहते हैं। ठीक, अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा हुआ है, बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। देखिए, बिहार में तो आंदोलन हुए, आप बोलोगे हाँ हुए या ना हुए। तो बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। तो बिहार में हुआ छात्र आंदोलन जिसमें इंदिरा गांधी की सरकार थी, कांग्रेस सरकार,
तो वो क्या कर रही थी, जो वादे भारत के लोगों से कर रही थी वो पूरा नहीं कर रही थी, या इनको लग रहा था भारतवासी को कि इंदिरा गांधी या कांग्रेस सरकार जो हमसे वादा कर रही है, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस समय भारत की, और सत्ता में कौन सरकार थी, कांग्रेस पार्टी थी, तो उनको लगा कि वादे नहीं पूरे कर रही है, लोगों को रोजगार नहीं दे रही है, देश से गरीबी नहीं मिटा रही है, उसके बाद जो उन्होंने वादा किया था वो पूरा नहीं कर रही है। तो बिहार के छात्रों ने क्या किया, क्योंकि बिहार के छात्र हमेशा पढ़ने में तेज होते हैं, लेबोरियस होते हैं, तो उन्होंने हमेशा मेहनत की थी एग्जाम पास करने के लिए और नौकरी के लिए, लेकिन उनको नौकरी दी नहीं जा रही थी, रोजगार दिया नहीं जा रहा था। तो उसने क्या किया, हम एक आंदोलन करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जयप्रकाश नारायण के पास गए। जयप्रकाश नारायण उसमें बिहार के सबसे बड़े आंदोलनकारी थे, उनके बिना कोई आंदोलन संभव नहीं था बिहार से, ठीक है। तो छात्र जयप्रकाश नारायण के पास गए, उन्होंने कहा कि देखिए हमारा इस आंदोलन में साथ दीजिए, और इस आंदोलन में हम कांग्रेस सरकार के खिलाफ हैं, उनकी नीतियों के खिलाफ हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, जयप्रकाश नारायण कहा ठीक है ये तो सही बात है, हम आपके साथ हैं, लेकिन जयप्रकाश नारायण ने कहा कि हम जो है जो कहेंगे वही कीजिएगा, उग्रवादी आंदोलन नहीं होना चाहिए, हम सब से लड़ेंगे, नहीं आप कहीं पे पुलिस की गाड़ियां जला दो, कहीं तोड़फोड़ कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बिहार के छात्रों ने कहा कि हम नहीं करेंगे। तो इस आंदोलन की शुरुआत पटना के गांधी मैदान से किसने कर दी, कहने का मतलब है डॉक्टर क्या बोलते हैं इसको, जयप्रकाश नारायण ने, और वहीं से इस क्रांति का नाम पड़ गया संपूर्ण क्रांति। और संपूर्ण क्रांति इसमें अब छात्र ने शुरू किया, जयप्रकाश नारायण ने इनका साथ दिया, लेकिन इतने पे ही बात नहीं रुकी। बात क्या हुई, तो और जो कांग्रेस पार्टी की जो विपक्षी पार्टी सब थी वो भी इनका साथ देने लगे, और धीरे धीरे आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि पूरे देश में यह आंदोलन फैल गया। इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि ये क्या बताएं कि कैसे छात्र आंदोलन बिहार से शुरू होकर पूरे राष्ट्र में फैल गया, पूरे राष्ट्रीय आंदोलन हो गया। तो क्योंकि क्षेत्रीय जितने भी नेता थे जो विपक्षी थे किसके, कांग्रेस सरकार के, उन्होंने इस आंदोलन में साथ दे दिया, और कहीं ना कहीं पूरी जनता जो थी वो कांग्रेस सरकार के खिलाफ होना चाह रही थी, क्योंकि बहुत दिन से राज कर रही थी और अब उनकी नीति पसंद नहीं आ रही थी। तो 71-72 में ये काम हुआ और सरकार आगे की ओर बढ़ने वाली थी, लेकिन इस आंदोलन के बाद सरकार को रोक लिया गया है। इसी आंदोलन के बाद 3 साल के बाद आपातकाल लगा और सरकार क्या हो गई, गिर गई। तो इस आंदोलन का कांग्रेस सरकार में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। तो आइए बात करते हैं बिहार से हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण। तो कारण क्या थे, प्रमुख कारण क्या थे, रोजगार की कमी थी, गरीबी बढ़ रही थी, वस्तु की दाम बढ़ रहे थे, महंगाई चरम सीमा पार कर रही थी। तो बहुत सारे कारण थे जिसके कारण बिहार में क्या हुआ, छात्र आंदोलन हुआ। छात्र आंदोलन को ही संपूर्ण क्रांति का नाम दिया गया, क्योंकि जयप्रकाश नारायण ने उसमें उनका साथ दिया था। अब यहां बात करते हैं चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए चिपको आंदोलन मतलब क्या, उत्तराखंड में क्या हुआ, एक बार लकड़ी के व्यापारी पेड़ों को धराधर काट रहे थे। तो पेड़ों को धराधर काट रहे थे, तो वहां पे पेड़, वहां के जो आदिवासी थे उनकी आजीविका थी पेड़, यानी जंगलों से ही वो अपना भोजन, रहन सहन, सारी जो आवश्यकता की चीज होती है वो पूरी करते थे, लकड़ियों को बेच के हो या फल को बेच के हो। तो वहां जो पेड़ वो काटने लगे, तो वहां की महिला सब क्या हो गई, पेड़ जाके चिपक गई, और उन्होंने कहा कि अगर आप पेड़ को काटोगे तो हमें भी काटना पड़ेगा। तो विवश होकर सरकार ने ध्यान दिया और व्यापारियों से को मना किया कि अब ये पेड़ की कटाई आप नहीं करेंगे। तो वहां उसी आंदोलन कहा गया चिपको आंदोलन, क्योंकि वो लोग पेड़ को बचाने के लिए पेड़ से क्या हो गए थे, चिपक गए थे, तो इसको चिपको आंदोलन का नाम दे दिया गया, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था, देखिए इसका उद्देश्य क्या था, सबसे बड़ा इसका उद्देश्य था कि इससे पर्यावरणीय आंदोलन भी क्या था, क्योंकि पेड़ को काटने से पर्यावरण पे असर पड़ता है। आप बोलोगे हाँ पर्यावरण पे असर पड़ता है, तो इसका मतलब कि हमारे जो वातावरण है उसमें प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि पेड़ की बहुत बड़ी भूमिका होती है हमारे पर्यावरण में। तो एक तो पर्यावरणीय आंदोलन है, लेकिन वो आंदोलन इसलिए लड़ा गया था ताकि पेड़ों को कटने से बचाया जा सके, वन को बचाया जा सके, ताकि जो आदिवासी सब हैं, जो वहां के लोग थे, वो उनका जीवन चल सके। तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, पर्यावरण को सुरक्षित रखना। यह आंदोलन क्यों हुआ था, वनों की क्या करना, कटाई पे रोक लगना। उसके बाद कहने का मतलब है कि जो आजीविका थी किनकी, आदिवासियों की, वो बची रहे। तो ये तमाम कारण थे जिनके वजह से चिपको आंदोलन क्या हुआ था, शुरुआत हुई, इनका मुख्य उद्देश्य यही था, ठीक है। उसके बाद है नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, देखिए नर्मदा नाम की एक नदी थी, आप बोलोगे हाँ, उस पे एक बांध बनाया गया। बांध क्या बनाया गया, सरदार सरोवर बांध। क्या बनाया गया, सरदार सरोवर बांध बनाया गया। ये बांध क्यों बनाया गया था पता है, ये बांध इसलिए बनाया गया था ताकि अगल बगल के लोग खेती भी कर सके, बिजली का उत्पादन भी हो सके और पर्यटन का केंद्र भी बन सके। जब किसी नदी में आप बांध बना दोगे तो नदी का पानी दोनों तरफ फैल जाएगा। लेकिन उससे हुआ क्या, जो अगल बगल की जो गांवें थी इनमें पानी घुसने लगा। अब भाई सीधी बात है, यहाँ बांध बांधोगे तो अगल बगल गांव में पानी भरेगा। तो सरकार ने इनको कह रखा था कि हम आपको दूसरी जगह जमीन देंगे। सरकार ऐसा करती है, जब कहीं पे सरकारी योजना लगाती है और उससे गांव के अगल बगल लोगों को क्षति होने लगे तो सरकार उनको पुनर्वास करवा देती है, ठीक है, और दूसरी जगह वास करवा देती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, लेकिन यहाँ पे पानी बांध तो बना दिया गया, लेकिन लोगों को
दोबारा पुनर्वास करने का मौका, यानी बहुत सारे एक गांव थे जिनको पुनर्वास करने का मतलब जगह नहीं दी गई या सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई इस पे। तो वहां के लोग जो गांव थे उन्होंने क्या किया, इस बांध के प्रति क्या कर दिया, एक आवाज उठा दी, यानी एक क्या बोलते हैं, एक आंदोलन छेड़ दिया कि हमें या तो पुनर्वास दीजिए या तो आंदोलन खत्म कीजिए, हमें पुनर्वास यानी कि दूसरी जगह दीजिए, हमारी बात को मानिए, हम इस पानी की वजह से बहुत कष्ट में है। माना कि ये पानी बहुत उपयोगी है, सिंचाई के लिए उपयोगी हो रहा है, बिजली बनाने के लिए उपयोगी हो रहा है, पर्यटन के लिए उपयोगी है, मछली पालने के लिए उपयोगी है, ठीक है, लेकिन इससे हमारा घर बर्बाद हो रहा है, हमारे रहने हमारा गांव बर्बाद हो रहा है, हमारे रहने के लिए हमारे पास जमीन नहीं है, तो आप कम से कम हमको दीजिए। इसीलिए नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या लगाया गया। नर्मदा नदी पे सरदार सरोवर बांध बनने के कारण जो वहां के गांवों में जो पानी घुसने लगा, तो वहां के गांव वालों ने सरकार के से मांग की कि हमें मतलब जमीन दी जाए, हमें दूसरी जगह घर बनाया जाए ताकि हम भी सुरक्षित रह सकें, लेकिन सरकार ये देने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया। चलिए, केंद्र शासित राज्य क्या है। केंद्र शासित, देखिए भारत में राज्य हैं और कुछ केंद्र शासित राज्य हैं। केंद्र शासित राज्य का नाम ही केंद्र, केंद्र मतलब केंद्र सरकार, और शासित मतलब उनका शासन, यानी वैसे क्षेत्र जिसमें प्रशासनिक अधिकार केवल केंद्र का होता है। अब ये क्यों सरकार ऐसा करती है, जिस क्षेत्र पे सरकार को ये शंका होती है कि हो सकता है आने वाले समय में, हो सकता है कि आने वाले समय में ये क्षेत्र टूट जाए, भारत से अलग हो जाए, या कोई तरह की मन में दुविधा होती है सरकार को उस क्षेत्र पे या उस राज्य पे, तो उस सरकार क्या करती है, उसको प्रशासनिक रूप से उसको अपने अंदर में रख लेती है, प्रशासनिक रूप से उसको अपने अंदर में रख लेती है, उसे राज्य सरकार के हाथ में नहीं देती, तो उसे कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश। जैसे आप लद्दाख देख लीजिए, चंडीगढ़ देख लीजिए, बहुत सारे केंद्र शासित प्रदेश आप जानते हैं, 7 की संख्या इनकी है। तो केंद्र शासित प्रदेश वो कहलाते हैं जिन पे केंद्र सरकार प्रशासनिक रूप से अपना अधिकार जमा लेती है। ठीक है, नगर निगम के कार्यों को बताएं। अब ये नगर निगम क्या है, अरे भाई सिंपल बात है, पहले केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, उसका स्थानीय स्वशासन जिसमें नगर निगम, नगर परिषद और ग्राम पंचायत आता है। सबसे नीचे आता है ग्राम पंचायत, इनकी जनसंख्या कम होती है, उससे ऊपर आता है, कहने का मतलब नगर परिषद की जनसंख्या, ग्राम पंचायत थोड़ी ज्यादा होती है, फिर नगर परिषद से नगर निगम, फिर नगर निगम से महानगर, ये जनसंख्या के आधार पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो नगर निगम का क्या काम है, तो जैसे आप रहते होंगे नगर निगम, आपको छोटे मोटे शहरों में रहते होंगे तो वो नगर निगम कहलाता है। उनके क्या काम है, तो सिंपल से काम है, वहां पर क्या काम होगा नगर निगम का, वहां के लोगों का विकास करना, रोड बनाना, सड़क बनाना, बिजली देना, स्कूल का निर्माण करना, नाले की सफाई करवाना, यही सब तो काम होता है। तो ये सब काम लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। उसके बाद ग्राम पंचायत कार्य, अरे भाई जो नगर निगम में जो काम करेगा वो ग्राम पंचायत करेगा, ठीक है ना, जहां की जनसंख्या सबसे कम होती है उसे ग्राम पंचायत कहते हैं। आपको क्लियर बात समझ में आ रही होगी। हाँ, तो ग्राम पंचायत कार्य क्या है, अगर ये सारा का मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है, कितनी जनसंख्या पे कितना का निर्माण होता है सब मैंने बना दिया है, आप जाके वहां देख लें, त्रिस्तरीय प्रणाली मैंने सारी बातें समझा दी है। तो ग्राम पंचायत का मतलब क्या होता है, ग्राम पंचायत का मतलब होता है कि मतलब ये होता है कि जिस क्षेत्र की जनसंख्या लगभग 7,000 के आसपास हो, तो उस को क्या कहा जाता है, ग्राम पंचायत घोषित कर दिया जाता है। तो ग्राम पंचायत कार्य क्या होंगे, जो नगर निगम में काम होंगे वही ग्राम पंचायत काम होंगे। ग्राम पंचायत का मतलब क्या, जैसे कि जो काम नगर निगम का, सिंपल से सोचिए ना, जो काम नगर निगम होगा वही क्या होगा, ग्राम पंचायत का। जैसे गांव में पेड़ लगवाना, सड़क बनवाना, कहने का मतलब है बिजली तो आप नहीं ला सकते, लेकिन साफ सफाई का ध्यान रखना। उसके बाद कहने का मतलब है कि गांव में एक समुचित विकास की व्यवस्था करना, पोखर खुदवाना, ये सब गांव के ग्राम पंचायत का क्या है, काम है। सरकारी संपत्ति की देखरेख करना, ठीक है, तो ये सब ग्राम पंचायत का काम है। ओके, गुप्त मतदान क्या है, आप सिंपल सी बात है, गुप्त मतदान क्या है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और 28 में, ग्राम कचहरी, ग्राम पंचायत का ही एक अंग है ग्राम कचहरी। आपको बताते हैं ग्राम में 2 काम करता है, एक न्यायपालिका और एक कार्यपालिका। तो कार्यपालिका हो गया मुखिया के अंदर में, और न्यायपालिका हो गया सरपंच के अंदर में। कार्यपालिका यानी कि का प्रधान होता है कहने मुखिया, और न्यायपालिका का प्रधान होता है सरपंच। यहाँ विधायिका नहीं होती। तो ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, सरपंच। तो यहाँ पे ग्राम कचहरी क्या होता है कि हमारे एक पंचायत में छोटी छोटी जो सुनवाई होती है, छोटे छोटे झगड़े जो होते हैं, तो उनको कोर्ट तक ना घसीटा जाए, तो उनको वहीं रख लिया जाए ग्राम पंचायत स्तर पे ही। तो उसके लिए क्या बनाई थी, ग्राम कचहरी बनाई। कचहरी मतलब एक गांव का एक कोर्ट बनाया जाता है, जिसके जज कौन होते हैं, प्रधान कौन होते हैं, सरपंच। तो वो क्या क्या काम करते क्या है, वो छोटे 10,000 तक के झगड़ों को लेते हैं, 10,000 तक के झगड़ों को लेते हैं और उन झगड़ों को समाधान करते हैं। छोटे मोटे लोगों, दोनों लोगों से, 2 पार्टी में झगड़ा हुआ, दोनों पार्टी से फीस लिया, और फीस लेने के बाद क्या करते हैं, दोनों पार्टी को सुलझा समझा देते हैं। ठीक है, और अगर उनसे कोर्ट मामला नहीं संभलता, या उनसे 10,000 से ऊपर का मामला है, तो वो लोग कोर्ट में
भेज देते हैं। तो ये काम ग्राम कचहरी का, छोटे मोटे झगड़ों को सुलझाना किसके द्वारा? सरपंच के द्वारा। यहाँ पे के होगा, यहाँ सरपंच होगा, गलती लिखा गया था। अच्छा, यहाँ बात करिए गुप्त मतदान क्या है। गुप्त मतदान मतलब क्या है? हमारे लोकतांत्रिक राजनीति में अभी वर्तमान में गुप्त मतदान चलता है। ये छोटी बड़ी परिभाषा है, मैं समझा देता हूँ। गुप्त मतदान का मतलब होता है कि हमारे लोकतांत्रिक राजनीति में हम प्रतिनिधि को चुनने के लिए गुप्त मतदान करते हैं। मतलब कि जाते हैं और बिना स्वतंत्र रूप से किसी एक प्रतिनिधि को चुन देते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि अगर मान लिया हाथ उठा के चुनेंगे तो सब तो मेरा अपना ही है, हमें किसी न किसी से दुश्मनी हो जाएगी, या हम पे कोई हमको ना चुनाव ना वोट ना देने के बाद हमको डराएगा धमकाएगा। तो हमारे पास सब आता है, हम सबको बोलते हैं, आपको भी बोलेंगे, आपको सबको वोट देंगे। लेकिन जब हम बंद कमरे में जाते हैं, गुप्त मतदान होता है, तो जो हमारे लिए सही होता है हम उसको वोट दे देते हैं। इससे ऐसा क्या होता है कि किसी को हमारे बारे में पता भी नहीं लगता, कोई हमसे दुश्मनी भी मोल नहीं लेता, और किसी एक आदमी को हम चुन भी लेते हैं। इसे कहते हैं गुप्त मतदान। जब जनता अपने प्रतिनिधि को स्वतंत्र रूप से चुनती है, यानी अकेले या बिना किसी दिखावे के किसी को चुनती है, तो उसे कहते हैं गुप्त मतदान, यानी कि आपने गुप्त में मतदान दिया है। अभी जो प्रक्रिया चल रही है वो गुप्त मतदान की है। लैंगिक विभेद, कुछ परिभाषाएं मैंने लिख दी है 30 नंबर में। भाषा नीति और बंधुआ मजदूर। लैंगिक विभेद मतलब समझ लीजिए। लैंगिक विभेद का मतलब क्या होता है? हमारे समाज में एक सबसे बड़ी समस्या है लैंगिक मतलब लिंग मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में हमेशा विभेद चलते रहता है, यानी कहने का मतलब दोनों में आपसी टकराव चलते रहते हैं, जिससे कारण क्या होता है? महिला जो है महिला को आगे बढ़ने नहीं देता। तो इसे कहते हैं लैंगिक विभेद, यानी समाज में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों को समान अधिकार ना मिलना, दोनों विभेद होना लैंगिक विभेद कहलाता है। भाषा नीति क्या है? देखिए भाषा नीति क्या है? भाषा नीति का मतलब है कि हमारे देश में अनेक प्रकार की भाषा बोली जाती है, तो भाषा के कारण कभी कोई युद्ध ना हो, कोई लड़ाई ना हो। ये नहीं कि अब मैथिली वाले भोजपुरी वाले से लड़ जाए, मराठी वाले गुजराती वाले से लड़ जाए, ऐसा कभी ना हो, क्योंकि सब चाहता है कि मेरी भाषा राष्ट्रभाषा बने, मेरी भाषा से काम हो। तो सरकार चाहती है कि इतनी सारी भाषाएं हैं, तो इन भाषाओं में युद्ध ना हो, इन भाषाओं को लेकर लड़ाई ना हो। तो सरकार ने एक भाषा नीति बनाई कि आप लड़ाई मत कीजिए, सभी भाषाओं को समान अधिकार दिया जाएगा। सभी भाषा, अभी लगभग 22 ऐसी भाषा है जिसको संविधान के रूप से अधिकार दिया गया है कि इस भाषा से कोई भी सरकारी काम हो सकता है। अभी हमारे देश की राजभाषा संविधान में कहीं लिखी नहीं गई कि हिंदी है। हाँ, ये लिख दिया है कि केंद्र सरकार जो काम करेगी वो हिंदी के माध्यम से हो सकता है, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर जो काम होगा उसमें हिंदी भाषा काम करेगी। लेकिन राज्य स्तर पर आप कोई भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। 22 ऐसी भाषा हैं जिनको ये अधिकार दिया गया है कि वो चाहे कर लें। क्यों? उनसे काम हो सके। क्यों? क्योंकि अगर एक भी भाषा को आप मान्यता दोगे तो क्या होगा? दूसरी भाषा वाले लड़ने लगेंगे, बोलेंगे मेरी भाषा कमजोर है, मेरी भाषा क्यों नहीं मान्यता मिला। तो अब इतनी सारी भाषा, इतनी भाषा को तो मान्यता नहीं दोगे। इसलिए सरकार ने बनाई भाषा नीति कि चलिए लड़िए मत, अब जो भाषा में लड़ाई है, जो भाषा बोल रहे मेरी होनी चाहिए, सबको संवैधानिक रूप से क्या कर दिया गया? अधिकार दे दिया गया कि अपने क्षेत्र में उस भाषा से आप काम कर सकते हैं। नो डाउट। चलिए अब बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूर क्या है? भाषा नीति समझ में आ गई ना? भाषा नीति के तहत सभी भाषाओं को ये सरकार की तरफ से ये क्या मतलब है? संवैधानिक अधिकार दे दिया गया कि आप अपने भाषा में अपने क्षेत्र का काम कर सकते हैं, ताकि भाषा के लेकर विवाद उत्पन्न ना हो। बंधुआ मजदूर। अब बंधुआ मजदूर का मतलब क्या होता है? मान लीजिए किसी ने किसी से कर्ज ले लिया, मान लीजिए ए ने बी से कर्ज ले लिया और इस कर्ज को नहीं खत्म कर पाया, तो अब ए जो है बी के यहाँ उतना दिन तक काम करेगा जितना दिन तक वो उसका पैसा खत्म ना हो जाए, यानी अपनी मेहनत से वो उतने पैसे को खत्म करेगा, उसके यहाँ काम करेगा। जिस दिन वो पैसा खत्म हो जाएगा फिर भी बोलेगा तुम जाओ, अब तुम्हारा काम खत्म हो गया। तो क्या होता है? इसमें मजदूर क्या होता है? बंध जाता है। पहले हमारे समाज में बंधुआ मजदूर की प्रणाली थी, गांव में खेतों में लोग बंधुआ मजदूर काम करते थे, लेकिन अब ये बंधुआ मजदूर प्रथा नहीं है। पहले क्या होता, अगर पिताजी कर्ज लेता था, पिताजी मर जाता था, तो बेटा को उस साहूकार के यहाँ रह के काम करना पड़ता, तब तक काम करना पड़ा था जब तक पूरा पैसा चुक ना जाए। तो अब बंधुआ मजदूर की प्रणाली धीरे धीरे खत्म हो रही है। पहले था ऐसा कि चलो मान लीजिए किसी को एक बार हम 1 कुंटल धान दे दिए, अब 1 कुंटल धान जब तक खत्म ना हो तो तुमको मेरे यहाँ काम करना पड़ेगा। हिसाब रखता था कि कितना दिन काम करने आया, एक दिन का मान लो 5 किलो देंगे तो कितना दिन, 20 दिन तुमको आना पड़ेगा, 20-2500, 20 दिन काम करोगे तब जाके 1 कुंटल धान तुम्हारा खत्म होगा। तो अब ये प्रथा खत्म हो गई। वो पहले बंधुआ मजदूरी थी, अब ये प्रथा खत्म है। लगभग ये प्रथा लगभग सब जगह से खत्म है। बंधुआ मजदूरी अब नहीं रही, अब कहीं कहीं होगी वो अलग बात है, लेकिन अब ना के बराबर ही है। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। सारी बातें नहीं, ये पूरा सिविक्स आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस 3 वीडियो में पूरी सिविक्स समझ में आ गई होगी। लेकिन पूरी सिविक्स आपको तभी समझ में आएगी आप मेरे तीनों वीडियो देख लीजिए। और अगर किसी चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम है तो जाके आप मेरा चैप्टर देख लीजिए, मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, वहां खुल के मैंने पढ़ाया है और खुल के जानकारी दी है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। समय बहुत हो गया, 3 वीडियो बनाने में 3 पार्ट लग गए।
मतलब कि ये पूरा चैप्टर खत्म करने में यानी पूरा बुक खत्म करने में 3 पार्ट लगे। मैं एक पार्ट में भी बना सकता था, लेकिन वीडियो 1.5 घंटा का 2 घंटा का हो जाता, जो कि ना आपके लिए देखना संभव था, ना मेरे लिए बनाना संभव था। तो मैंने सबको 3 भाग में तोड़ दिया है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के नाम से मिल जाएगा। लोकतांत्रिक राजनीति VVI 30 क्वेश्चंस के नाम से आपको मिल जाएगा पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। और इतना समझने के बाद अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा, सर नहीं समझ में आया या आया। और अगर आपको और कोई डिमांड करना है किसी चैप्टर का, तब भी आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा, हम आपका इंतजार करेंगे। जय हिंद, जय भारत।